आज है कक्षा 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नेक्स्ट। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था डीएनए की स्ट्रक्चर, उसके बाद में उसमें पाए जाने वाले नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और उनमें पाई जाने वाली शर्करा। उसके बाद में पढ़ा था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, और उसके बाद में पढ़ा था ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। उसके बाद में पढ़ा था उसका केमिकल वेरिफिकेशन। उसके बाद में पढ़ा था हर्शेस प्रयोग। ठीक है, अब पढ़ते हैं जेनेटिक कोड। और इससे पहले रेप्लिकेशन पढ़ लिया था। जो रेप्लिकेशन पढ़ा था दो मेथड से पढ़ा था, जनरल मेथड और सेमी कंजर्वेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ लिया था ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम पढ़ेंगे, देखो ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या पढ़ा था, डीएनए से हमने क्या बनाया था, एमआरएनए बनाया था। ठीक है, और एमआरएनए से अब क्या बनाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले कुछ जेनेटिक कोड और पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो सूचना आएगी हमारे पास एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की, एमिनो एसिड बनाने की, वो किस फॉर्म में आएगी, न्यूक्लियोटाइड के रूप में। ठीक है, सीक्वेंस के रूप में आएगी, नाइट्रोजिनस बेस के सीक्वेंस के रूप में आएगी। अब नाइट्रोजिनस बेस का उस सीक्वेंस क्या होता है, कैसे आता है, उन सब के बारे में एक बार एक जनरल स्टडी और कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें आता है सबसे पहले जेनेटिक कोड के रूप में आती है वो इन्फॉर्मेशन। एमआरएनए से प्रोटीन के रूप में जो सूचना जाएगी वो किस फॉर्म में जाती है, किस फॉर्म में प्रोटीन बनती है, सूचना कहाँ छुपी होती है, एमआरएनए में छुपी होती है। किस फॉर्म में छुपी होती है, जेनेटिक कोड के रूप में। तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जेनेटिक कोड जो होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड जो बेस होते हैं उनका और एमाइनो एसिड का जो रिलेशनशिप होता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में ही किसकी सूचना है, एमाइनो एसिड की। अब इन दोनों का जो बीच का रिलेशन है ना, वही क्या है, जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड इज द बेस ऑफ सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन आरएनए। जो क्या करता है, जो ये सीक्वेंस है कहाँ पर उपस्थित है, आरएनए पर उपस्थित है। ठीक है, जो क्या करता है, कोड फॉर एमाइनो एसिड इन प्रोटीन, जो प्रोटीन में एमाइनो एसिड को कोड करता है, और जिसके जिसके द्वारा विशेष प्रकार की जो प्रोटीन बननी होती है उस प्रोटीन का निर्माण होता है। आप एक बार इसको अच्छे से उतार लें, फिर आगे चढ़ते हैं कि जेनेटिक कोड के बारे में आगे पढ़ते क्या हैं, कि ये होते क्या क्या हैं। ठीक है, देखो जेनेटिक कोड जो शब्द था वो सबसे पहले किसने दिया था, जेनेटिक कोड जो शब्द था सबसे पहले जॉर्ज गेमो नामक के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, यहाँ क्या लिख लोगे, जेनेटिक कोड इज फर्स्ट टाइम गिवन बाय जॉर्ज गेमो। ये लाइन आप ऐड कर लेना जॉर्ज गेमो की जगह। ठीक है, अब देखो जॉर्ज गेमो ने क्या बताया था, जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो 4 होते हैं आरएनए में। आरएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सूचना का हम बना क्या चुके हैं, एमआरएनए बना चुके हैं। अब एमआरएनए से हम क्या बनाएंगे, आगे प्रोटीन बनाएंगे। तो ठीक है, एमआरएनए की सूचना पढ़ेंगे, क्योंकि एमआरएनए पर जो सीक्वेंस है उसी का तो प्रोटीन बनेगा। तो हमको एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से होते हैं, देखो 4 होते हैं। एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है यूरेसिल, तीसरा होता है गुआनिन, चौथा होता है साइटोसिन। 4 होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। और हमको टोटल कितने प्रकार की प्रोटीन बनानी है, 20 प्रकार की। ठीक है, तो देखो अगर देखते हैं जेनेटिक कोड अगर सिंगलेट है तो नाइट्रोजिनस बेस 4 हैं। अगर ये सिंगल सिंगल रूप में रहेंगे तो 4 के 4 ही रहेंगे। और प्रोटीन कितने प्रकार की बनानी है, 20 प्रकार की। ठीक है, तो एक जो नाइट्रोजिनस बेस है एक प्रोटीन को ही कोड कर पाएगा, दूसरा दूसरी प्रोटीन को कोड कर पाएगा, ये तीसरी को और ये चौथी को। ठीक है, और एक जेनेटिक कोड केवल एक बार ही प्रोटीन को कोड कर पाता है, सेकंड टाइम नहीं कर पाता। ठीक है, तो देखो अगर ये सिंगलेट के रूप में रहेंगे तो देखो 20 प्रकार की टोटल प्रोटीन बनानी है, ये 4 प्रकार की बना रहे हैं। रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 16 प्रकार का। रिमेनिंग कितना है, 16 है। ठीक है, जो कि सफिशिएंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जेनेटिक कोड को डबलेट करके देखते हैं, डबल फॉर्म में लेके देखते हैं। ठीक है, डबलेट करके देखते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेस कितने हैं, 4। डबलेट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 16। ठीक है, और हमको बनाने कितनी प्रकार की प्रोटीन है, 20 प्रकार की। हमारे पास 16 नाइट्रोजिनस बेस आ चुके हैं, 16 न्यूक्लियोटाइड आ चुके हैं, जो क्या करेंगे 16 प्रकार की ही प्रोटीन को सूचना देंगे। 4 अभी भी क्या रह जाएंगी, रिमाइनिंग। तो
डबलेट भी सक्सेस नहीं है। अब हम क्या करते हैं आगे, यहाँ तक आप एक बार अच्छे से उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है, अब लेते हैं जेनेटिक कोड ट्रिपलेट के रूप में। अब मान लो कि जेनेटिक कोड कैसे हैं, ट्रिपलेट हैं। नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, वही हमारे पास 4 हैं। अब हम इनको ट्रिपलेट फॉर्म में लिखेंगे तो कितने वो लिखेंगे, 4 × 4 × 4 कितना आ जाएगा, टोटल 64 आ जाएगा। ठीक है, और ट्रिपलेट रहेंगे यानी 3 नाइट्रोजनस बेस एक समूह में रहेंगी, और तीनों की तीनों समूह में रहेंगी, तो 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर, जैसे मान लो 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर चाहे AUG हो, तीनों एक साथ रहेंगी। अगर AU रही तो भी किसी प्रकार की प्रोटीन को सूचना नहीं देगा, क्योंकि जेनेटिक कोड किस फॉर्म में है, 3 ट्रिपलेट के फॉर्म में है, ट्रिपलेट के फॉर्म में तो माना। और ये बात जॉर्ज गैमो ने बताई थी। अब ये क्या करेंगे, 20 प्रकार की प्रोटीन को कोड करेंगे, क्योंकि टोटल कितने हमारे पास 64 में से देखो 2 भागों में बांट दिया अब इसको, 61 और 3 तो क्या है बेटा, स्टॉप कोडॉन है। कौन कौन से हैं, UAA, UAG और UGA। और 61 में क्या करेंगे, कोड करेंगे किसको, प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, जिसमें AUG क्या होगा, प्रारंभिक कोडॉन होगा। ये तीनों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं और प्रारंभिक कोडॉन कौन सा होता है। प्रारंभिक कोडॉन होता है AUG, जो किसको कोड करेगा, मिथियोनिन प्रोटीन को, मिथियोनिन प्रोटीन को कोड करेगा। ठीक है, एक बार यहाँ तक आप उतार लो, फिर आगे चलते हैं। देखो सेवेरो ओकिया जो एंजाइम है, इसका अलग अलग बुक में अलग अलग नाम लिखा हुआ है। NCERT में सेबेवेटो ओकिया ओ का ओ लिखा हुआ है। ठीक है, और सेवेरो ओकिया इसका प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इसका नाम है। और ये क्या करता है, ये टेम्पलेट की तरह यूज होता है किसके लिए, RNA सिंथेसिस के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये बोर्ड में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी नीट में पूछ सकता है, तो आपको हल्का सा याद रखना है। ठीक है, और ये दोनों लाइन हैं, ये NCERT में नहीं है, बाकी आप एक बार मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो फर्स्ट टाइम जो प्रोटीन सिंथेसिस किया था वो हरगोविंद खुराना ने किया था। और निरेनबर्ग जो वैज्ञानिक था, इसने क्या किया था, डेवलप फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेल फ्री सिस्टम। इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस किया था ना, वो कोशिका में नहीं किया था, यानी सेल फ्री सिस्टम में किया था। ठीक है, आगे बात समझ में, आप यहाँ तक उतार लें, इसको ना उतारें, NCERT में नहीं है, और उतारना चाहे तो आपकी इच्छा। उसके बाद में जेनेटिक कोड ट्रिपलेट। देखो विशेषता क्या क्या है जेनेटिक, सबसे पहले खोजा गया जेनेटिक कौन सा है, UUU, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, देखो UUU। और इस किसको कोड करेगा, फेनिल एलानिन को। ठीक है, अब देखो जेनेटिक कोड 64 है, कैसे लिखेंगे अब इसको, देखो 4 की एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, जिसमें ऊपर की ओर UCAG इस सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड को लिख देंगे, साइड में इस साइड भी लिख देंगे, और यहाँ प्रत्येक कॉलम में 4 बार UCAG भी लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, देखो इस प्रकार 4 की टेबल बना लेंगे, यहाँ लिख देंगे UCAG UCAG, और प्रत्येक कॉलम में यहाँ 4 बार UCAG हर कॉलम में 4 बार लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इस टेबल को बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इस लाइन की इसको लिख दो, तो UUU। अब इस लाइन में आ जाओ सेकंड में, तो देखो U फर्स्ट तो ये लिख देंगे, सेकंड इसको उठा के लिख देंगे, थर्ड इसको। इसमें आओगे तो फर्स्ट यही आएगा, सेकंड ये आ जाएगा। सबसे पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर सेकंड लाइन में आएगा तो इसको करना है, इसको करना है, सेकंड लाइन वाले को करना है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इस वाले की बात कर लेते हैं। देखो G वाले की, तो सबसे पहले C को लिखोगे, फिर ऊपर क्या है U, फर्स्ट लाइन के यहाँ देखो ऊपर है U को लिखोगे, फिर उसके बाद में इस लाइन में क्या है उसको लिखोगे। ठीक है, इस प्रकार ये
64 कोडॉन की आप टेबल बना लें। एक कॉलम में इस टेबल का बना के बताता हूँ, नहीं बन जाएगा, इजी है, सिंपल है, देख लेना इसी में से। सबसे पहले आपको सबसे पहले यू लिखना है, फिर हर हर कॉलम में, हर सीक्वेंस में जैसे जैसे जिस कॉलम में आओगे उस हिसाब से सबसे पहले इसको लिखना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर कॉलम के लाइन के हिसाब से फिर इन सबको मल्टीप्लाई करते जाना, जिस लाइन में आओगे उसी को। ठीक है, जैसे सेकंड लाइन में आओगे तो सबसे पहले ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा अब की बार, फिर ये आ जाएगा। थर्ड लाइन में आओगे तो ये और फिर ये इसके साथ, ये प्रत्येक में इसे इनके साथ। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला अक्षर कौन सा है, यू सी ए जी, तो लास्ट में यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, क्योंकि लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। हर में स्टार्टिंग में इसको ले रहे हो तो देखो, हर इस लाइन में स्टार्टिंग में इसको लोगे तो देखो स्टार्टिंग में सी सी सी, हर में सी सी है। फिर इनके लाइन के हिसाब से यू अलग है, बीच की लाइन अलग होगी, क्योंकि बीच की लाइन में बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, देयर आर 61 कोड ऑन कोड फॉर एमिनो एसिड्स। 61 तो क्या करेंगे, एमिनो एसिड के लिए कोड करेंगे। 3 क्या है, स्टॉप कोडॉन है। कौन कौन से, यू ए ए, यू ए जी और यू जी ए। ठीक है, यानी 3 कोडन है, किसी भी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्टॉप कोडॉन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ लिख लेना, कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड की विशेषता लिख नहीं रखा है, यहाँ लिख देना इस जगह, कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक कोड। इस जगह क्या लिखोगे, कैरेक्टर कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक कोड। पहला क्या है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं। इट मीन्स सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाई मोर देन वन कोडॉन। मैंने क्या बोला था, एक कोडॉन है, स्टार्टिंग में क्या बोला था, एक कोडॉन किसको कोड करेगा, एक ही प्रोटीन को कोड, एक प्रोटीन के लिए एक ही कोडॉन होता है। ठीक है, जबकि देखो अपवाद स्वरूप क्या होता है, डीजनरेसी क्या होती है, अपभ्रष्टता क्या होगी, एक कोडॉन के लिए क्या होगा, एक से अधिक जेनेटिक कोडॉन आ जाएंगे। एक प्रोटीन के लिए क्या आ जाएंगे, एक से अधिक जेनेटिक कोड आ जाएंगे। एक प्रोटीन के लिए क्या आ जाएगा, एक प्रोटीन का निर्माण होगा उसके लिए, जैसे वेलिनिन प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड कोड करते हैं, 6, सेरिन को भी 6। ये क्या हो गई, डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, यानी एक प्रोटीन के लिए एक से अधिक जेनेटिक कोड का मैसेज देना, ये क्या है, डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, यूनिवर्सल। ठीक है, यानी सभी जीवों में ए यू जी है, मिथ्योनिन को भी कोड करेगा, यानी यूनिवर्सल कोड यूनिवर्सल है, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। लेकिन अपवाद क्या क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में और प्रोटोजोन में एक्सेप्शन होता है। ए यू जी क्या है, स्टार्टिंग कोडॉन है। ठीक है, तो देखो, और किसको कोड करेगा, कोड फॉर मिथ्योनिन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। फिर है जेनेटिक कोड अनएम्बिजियस होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे ए यू जी है ना, ये स्पेसिफिक प्रोटीन को ही कोड करेगा। अगर मान लो मिथ्योनिन को कोड करता है ये, जैसे मान लो इसमें आप कोई भी, ये मिथ्योनिन को ही कोड करेगा, हर हाल में मिथ्योनिन को कोड करेगा, यानी प्रत्येक जेनेटिक कोड प्रत्येक प्रोटीन के लिए ही फिक्स है, रिजर्व है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉन एम्बिजियस। ठीक है, फिर है जेनेटिक कोड इज रीड इन एम आर एन ए कंटिन्यूस फैशन, दीज आर, देखो फिर है जेनेटिक कोड आर नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। ठीक है, यानी ए यू जी जब आएगा साथ में तो ही ये मिथ्योनिन को कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि ए यू जी की जगह आप यू यू जी लिख दोगे तो ये अलग प्रोटीन को कोड करेगा। यानी एक जेनेटिक कोड का, एक कोडॉन का क्या बोलेंगे, एक कोडॉन में उपस्थित नाइट्रोजिनस बेस का जो क्रम होता है, जो पहचान होती है ना, वो फिक्स होती है और स्पेसिफिक होती है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉन ओवरलैपिंग। आप एक बार इसको अच्छे से उतार लें, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, ठीक है, तो क्या लिखोगे म्यूटेशन के बारे में? म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन mRNA और DNA। क्या कहलाते हैं? DNA और mRNA में यानी जेनेटिक मटेरियल में होने वाले सडन चेंज, अचानक चेंज होने वाले चेंज क्या कहलाते हैं? म्यूटेशन कहलाते हैं। म्यूटेशन दो प्रकार का होता है। म्यूटेशन दो प्रकार का होगा, एक तो होगा पॉइंट म्यूटेशन। कौन सा होगा? पॉइंट म्यूटेशन। दूसरा कौन सा होगा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा? जैसे जो जेनेटिक कोड है, जैसे पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा? रिप्लेसमेंट ऑफ वन नाइट्रोजिनस बेस बाय अनदर नाइट्रोजिनस बेस इज नोन एज सब्सटीट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा देखो, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा, ध्यान से देखो। सिकल सेल एनीमिया है, उसमें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए जो चेन के लिए जो मैसेज देता है वो कोडॉन होता है GAG, और वो किसको कोड करता है? CTC को, ठीक है। और mRNA में किसको कोड करेगा? GAG को कोड करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर GAG कोड कर रहा है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की चेन बनेगी। अब होता क्या है, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन पर 6 स्थान पर GAG की जगह क्या आ जाता है? GTG आ जाता है, गलती से ए की जगह क्या आ जाता है? T, और वो किसको कोड करने लगता है? अब देखो, ये GAG ग्लूटामिक को कोड करता है, ठीक है, ग्लूटामिक एमिनो एसिड को कोड करता है, जबकि ए की जगह क्या आ गया? T। अब ये किसको कोड करेगा? वेलेनिन को, ठीक है। ये क्या है? पॉइंट म्यूटेशन। DNA के केवल सिंगल बेस पेयर के चेंज होने से अलग प्रकार की प्रोटीन बन जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन, यानी बिंदुवत उत्परिवर्तन। छोटा सा बिंदु में बस चेंज हुआ है, अलग प्रकार की प्रोटीन बन गई। और ये किस में देखने को मिलता है हमको? सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। आप एक उसको उतार लें अच्छे से। अब देखो, सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, अगर इस प्रकार का चेंज आ जाएगा तो 6 स्थान पर पहले ग्लूटामिक बन रहा था, अब वेलेनिन बनने लग जाएगा, जिसके कारण RBC का साइज क्या हो जाएगा? इनरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। इनरेगुलर हो जाएगा यानी सिकल शेप हो जाएगी, यानी हंसी आकार, ठीक है। हंसी आकार RBC हो जाती है, जिससे उसका जीवन काल भी कम हो जाता है। और सिकल सेल एनीमिया में जो व्यक्ति को जो सिकल सेल एनीमिया होगा वो थोड़ी सी मेहनत में ही थकने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसकी RBC का आकार विकृत हो जाता है। ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन तो कैरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? देखो, GAG के क्या आ जाता है? GUG आता है, और किसको कोड करने लग जाता है? वेलेनिन को कोड करने लगता है, ठीक है। अब आए दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा, पूरा का पूरा जो जेनेटिक कोडॉन का एक सीक्वेंस है वो पूरा का पूरा ही चेंज हो जाता है। अब पूरा का पूरा चेंज होगा तो दो प्रकार से होगा चेंज, या तो उसमें कुछ जुड़ जाएगा या उसमें से कुछ हट जाएगा, ठीक है, या तो डिलीटेशन हो जाएगा या इंसर्टेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो देखो, टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इन विच लॉस और एडिशन ऑफ 2 नाइट्रोजिनस बेस टेकन प्लेस, इंसर्टेशन और डिलीशन 1 or 2 नाइट्रोजिनस बेस चेंज द रीडिंग फ्रेम ऑफ पॉइंट इंसर्टेशन एंड डिलीटेशन ड्यू टू इच सच म्यूटेशन आर नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। इस प्रकार का म्यूटेशन जिसमें नाइट्रोजीनस बेस का पूरा फ्रेम या तो जुड़ जाता हो या घट जाता हो, हट जाता हो, ठीक है। अब देखो, पहले पढ़ते हैं इंसर्टेशन वाला। जुड़ जाएगा तो क्या होगा, एक सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने क्या बोला था, जो जेनेटिक कोड रहेंगे 3 के रूप में रहेंगे। तो देखो, इसमें है राम, इनको क्या मान लेते हैं हम? जेनेटिक कोड मान लेते हैं। तो देखो, 3 के फॉर्म में राम, हेज, रेड, कैप, ठीक है। ये हमारे जेनेटिक कोड है, कोई किसी ये भिन्न प्रकार की प्रोटीन को सूचना दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक जेनेटिक कोड लगा देते हैं, कहाँ? R के आगे। कौन सा लगा देते हैं? B। अब क्या इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, देखो 3 के फॉर्म में रहेंगे। तो राम हैज तो हैज यूँ रहेगा, B और आ गया तो क्या हो जाएगा? BRE, ठीक है। D इसमें से हट के इसमें आ जाएगा, DCA, ठीक है, और P अलग हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, B के आगे क्या लगा देते हैं? I और लगा देते हैं, I और इंसर्ट कर देते हैं। फिर क्या बन जाएगा? राम हैज BIR EDC और AP अलग हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, इंसर्ट कर देते हैं I के आगे G को, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, देखो, राम हैज़ BIR की जगह G लग जाएगा तो BIG हो जाएगा, RED हो जाएगा, CAP हो जाएगा, क्योंकि C इसमें कन्वर्ट जुड़ जाएगा ना, 3 के फॉर्म में रहेंगे। 3 का जोड़ा बना के देख लो, ठीक है। अब क्या बन गया, देखो, राम हैज़ बिग रेड कैप, और यहाँ क्या था? राम हैज़ रेड कैप, यानी पूरा का पूरा एक
नाइट्रोजिनस का बेड़ा जोड़ा ही इंसर्ट हो गया। तो अब देखो ये अलग प्रकार की प्रोटीनों को सूचना देने लग जाएगा। ठीक है, ये भी तो पॉइंट म्यूटेशन, ये भी तो म्यूटेशन है। ठीक है, पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाने के कारण होने वाला म्यूटेशन है। ठीक है, अलग ही प्रकार की प्रोटीन बनने लग जाएगी इस प्रकार में। उसके बाद में है नेक्स्ट, आप यहाँ तक एक बार इसको अच्छे से उतार लें फिर आगे बढ़ते हैं। अब है देखो डिलीटेशन, देखते हैं। जैसे मान लो सेम वही है, अब हम क्या करते हैं, राम, देखो वही एग्जाम्पल था क्या, राम हैज़ रेड कैप, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, इस वाले फ्रेम को पूरे एक एक को हटा के देखते हैं। इसको हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो राम हैज़ ई डी सी ए पी अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे इसमें से, फर्स्ट में तो इसको हटा दिया, अब इसका भी लोप करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, राम हैज़, अब ये दोनों तो हट गए तो क्या बनेगा, डी सी ए पी अलग हो जाएगा। ठीक है, डी सी ए पी अलग हो गया। अब हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में किसका डिलीटेशन करते हैं, डी का। अब देखो क्या बन जाएगा, राम हैज़ कैप, क्या बन जाएगा, राम हैज़ कैप। अब ये क्या हुआ, रेड वाली इन्फॉर्मेशन इसमें से पूरी गायब हो गई, यानी रेड वाला फ्रेम पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये भी क्या है, पॉइंट म्यूटेशन। तो देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो प्रकार का था, शिफ्ट इंसर्टेशन और शिफ्ट डिलीटेशन। ठीक है, अब देखो थैलेसीमिया इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो फ्रेम था ना, ठीक है, वो पूरा का पूरा चेंज हो जा रहा था। जैसे HAB1, HAB2 और HBB तीनों के तीनों थे इस रोग में, थैलेसीमिया में। ठीक है, या तो HAB जीन हट रही थी, या HAB2 जीन हट रही थी, या HBB जीन हट रही थी। ठीक है, इनके कारण पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो रहा था। वो भी एग्जाम्पल किसका था, थैलेसीमिया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। इट इज़ द वन ऑफ टू इंसर्टेशन ऑफ डिलीशन कॉज ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्यों होता है, एक जेनेटिक कोड के जुड़ जाने और घट जाने से। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम टीआरएनए के बारे में। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब अगर नेक्स्ट हेडिंग है टीआरएनए द अडेप्टर मॉलिक्यूलर। ठीक है, अब यहाँ पे अब हेडिंग लगा लें, हम देखते हैं क्या होता है। जो टीआरएनए होता है हमारे शरीर में, कुल आरएनए का कितना परसेंट होता है, 10 से 15% होता है। और ये क्या होता है, सबसे छोटा आरएनए होता है। ठीक है, आप एक बार इसको उतार लें अच्छे से फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में क्या करेंगे, इसको सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है उसमें घुल जाता है, इसलिए इसको एसआरएनए या सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको देखो, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है वैसे तो, चाहो तो आप लिख सकते हो। ये वाली लाइन क्या है, ट्रांसफ़र, देखो नहीं लिखना है, ये है सॉरी, ये तो इम्पोर्टेंट है, यही तो काम करेगी पूरा बस इस चैप्टर में। देखो ये टीआरएनए करता क्या है, ट्रांसफ़र करता है किसका, एमएनए। देखो हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले एमिनो एक्टिव हमारे शरीर में, बॉडी में पड़ी विभिन्न जगह एमिनो एसिड रहेंगी, उनको एक्टिव करेंगे, क्योंकि एक जगह लेके आनी है हमको, तो वहाँ पर वो एक्टिव तो हो जाएंगे, लेकिन उस जगह से पकड़कर कोशिका तक कौन लेके आएगा, एमआरएनए तक कौन लेके आता है। तो देखो टीआरएनए ही क्या करते हैं, इनको ट्रांसफ़र करवाते हैं उस जगह तक। देखो ट्रांसफ़र, ये क्या टीआरएनए का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट एक्टिवेटेड एमिनो एसिड फ्रॉम एमिनो एसिड पूल टू राइबोसोम अकॉर्डिंग टू कोडॉन। जैसे जैसे एमआरएनए पर कोडॉन आते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो टीआरएनए इसको पकड़ के उन एमिनो एसिड को, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को पकड़ के लेके आते रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक। अब देखो जो इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है टीआरएनए की, क्लोवर लीफ के समान, यानी जो लौंग आता है ना हमारे घर में, उसी के समान है, उसी को बोलते हैं क्लोवर लीफ। ठीक है, और ठीक है, इसमें क्या होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में,
इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्डेड होती है और उनके मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, ठीक है। और जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी उस स्थान को क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे, ठीक है। और लूप कौन कौन से होते हैं, उस स्थान को क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे, ठीक। और लूप कौन कौन से रहेंगे, सीडो, देखो सीडो यूरेसिल, डाईहाइड्रो यूरेसिल और राइबोथाइमिन, ठीक है। आप एक बार इसको अच्छे से उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में अच्छे से समझ आएगा लूप क्या होता है, ये तीनों के तीनों, सीडो यूरेसिल, डाईहाइड्रो यूरिडीनिया, राइबोथाइमिन क्या है, ये सब, ठीक है। आप एक बार अच्छे से उतार लें, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टीआरएन की संरचना कैसी होती है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, टीआरएन की संरचना के इस खंड को देखो, इन सब स्थानों पर क्या है, हाइड्रोजन, देखो इन सब स्थानों पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनी उस स्थान को क्या बोला था, लूप। तो इस स्थान पर देखो, इन सबको क्या बोलेंगे, गोल गोल स्थान को लूप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन सी साइट होती हैं, तो इम्पोर्टेंट है वो देखना। पहली है एंटीकोडॉन साइट, इसको बोलते हैं एंटीकोडॉन साइट, जहाँ पर क्या करेगा, इस स्थान पर ये वाला स्थान एमआरएनए के ऊपर ऐसे ट्रेवल करता रहेगा और आने वाले रास्ते में आने वाले सभी एमआरएनए के कोडॉन को पहचानेगा और यहाँ पर उसकी सूचना जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग टीआरएनए को बोला जाएगा और वो टीआरएनए उसी प्रोटीन को पकड़ के लेके आएगा, ठीक है। फिर है टीवाईसी लूप, कौन सा है, टीवाईसी लूप यानी अटैचमेंट लूप। इस स्थान पर क्या होता है, राइबोसोम जुड़ता है, इस स्थान पर क्या होता है, इस स्थान से क्या होता है, राइबोसोम जुड़ता है। और फिर है डीएचयू लूप, डीएचयू लूप क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है टीआरएनए सिंथेसेज एंजाइम, यानी एक्टिवेट करता है किसको, एमाइनो एसिड को, ठीक है। आप एक बार इसको अच्छे से उतार लें। फिर है ट्रांसलेशन, फिर क्या है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या है, ए प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड टू फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड अकॉर्डिंग टू कोडॉन ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए से प्रोटीन निर्माण की सूचना क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन कहलाती है। एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन निर्माण की सूचना ट्रांसलेशन कहलाती है, ठीक है। इतना है सब। देखो अब आगे बढ़ते हैं, इसके स्टेप देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, एक्टिवेशन करेंगे किसका, एमाइनो एसिड का। हमारे शरीर में विभिन्न स्थानों पर पड़ी एमाइनो एसिड को सबसे पहले हम एक्टिव करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के, यानी एक जगह लेके आने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेंज वो क्या होती है, एटीपी की उपस्थिति में वो एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। आगे बस समझ में, एक बार आप इसको उतार लें, कुछ भी नहीं है, मैं आगे बस समझाता हूँ। इसमें कुछ भी सिंपल है, बस बहुत सिंपल है। देखो पढ़ लो एक बार, फिर एक बार देखो, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एमाइनो एसिड आर बॉन्ड विद पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा क्या करती हैं, जुड़ती हैं एटीपी से। और फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी, अब इस बंध को बनने के लिए क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी और वो कौन देगा, एटीपी देगा। जैसे ही एटीपी एमाइनो एसिड से जुड़ जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन, ठीक है। वो निष्क्रिय पड़ी है, जैसे एटीपी देगा एटीपी उसको ऊर्जा दे देगा, वो सक्रिय हो जाएगी, यही तो एक्टिवेशन है। बस उसको सक्रिय करना है, लेके नहीं आना, लेके आने का काम टीआरएनए का, वो अपने आप देखेगा, ठीक है। यहाँ तक आप एक बार उतार लें। देखो सबसे पहले एमाइनो एसिड किससे जुड़ेगा, एटीपी से जुड़ेगा, और किस एंजाइम की उपस्थिति में जुड़ेगा, एमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में। और मैग्नीशियम आयन इसमें भाग लेगा, क्योंकि दोनों एटीपी को एएमपी, देखो एटीपी में से 2 फॉस्फेट हैं, वो तो निकल जाएंगे पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा, क्योंकि वो तो ऊर्जा प्रदान करेंगे। और बचेगा एएमपी, एएमपी क्या करेगा, एमाइनो एसिड से जुड़ जाएगा। देखो एटीपी की संरचना कैसी है, ऐसा फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, इसमें से 2 फॉस्फेट तो एमाइनो एसिड के साथ, देखो ये एमाइनो एसिड के साथ जुड़ेगा, तो इनको दोनों में जोड़ने के लिए ऊर्जा लगेगी, तो ऊर्जा कौन देगा, और जोड़ेगा कौन, Mg+, मैग्नीशियम आयन, देखो जो ये भाग ले रहा है ये जोड़ेगा इन दोनों को, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड। अब देखो कितने फॉस्फेट बचे, एक, तो क्या बोलेंगे इसको, एमाइनो एसिड मोनोफॉस्फेट।
तो देखो एमाइनो AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, 2 फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकल जाएंगे। फिर क्या करते हैं दूसरे स्टेप में, चार्जिंग और लोडिंग ऑफ tRNA। हम क्या करते हैं, लोड tRNA को लोड या चार्ज करते हैं, ठीक है। देखते हैं अब, देखो क्या होगा, लोड कैसे होगा। सबसे पहले चार्जिंग ऑफ एमिनो एसिड इन एक्युलेशन tRNA। सबसे पहले बोथ एमिनो एसिड आर tRNA आर सिंथेसाइज्ड एंड tRNA आर पर्टिकुलर एमिनो एसिड। सबसे पहले देखो एमिनो एसिड ये वाला है, इसमें से क्या जोड़ेंगे हम, tRNA जोड़ेंगे। tRNA जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला रीजन तो अब हट जाएगा। क्या जुड़ जाएगा एमिनो एसिड के साथ, क्योंकि देखो ये तो क्या हुआ, इस यही तो एक्टिवेशन है, ये निष्क्रिय पड़ी थी एमिनो एसिड, इसके साथ ATP जुड़ गया, अब ये एक्टिव बन गई। अब एक्टिव होगी तो देखो सक्रिय हो जाएगी, अब ये ATP के साथ आराम से जा सकती है। अब ATP के साथ आराम से जा सकती है तो AMP का क्या काम है, AMP को हटाओ। अब tRNA क्या करते हैं, AMP को हटा देता है, तो एमिनो एसिड को कौन लेके चला गया, tRNA, यानी दूल्हन को दूल्हा लेके चला गया, tRNA लेके चला गया, ठीक है। अब AMP वहाँ की वहीं रह गए, एंजाइम वहाँ की वहीं रह गए। अब देखते हैं, अब है ट्रांसलेशन का स्टेप, यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू होता है, ठीक है। अब है ट्रांसलेशन। देखो कुछ रीजन तो क्या होता है, UTR रीजन होता है, ऐसा रीजन देखो पूरा का पूरा mRNA है। अब देखो सूचना हमको यहाँ से यहाँ तक में मिली है, लेकिन ये तो mRNA तो ये भी है और ये भी mRNA है, लेकिन सूचना यहाँ है, तो इसी रीजन को क्या बोलेंगे, UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। इसका ट्रांसलेशन ही नहीं होगा, उसको बोलते हैं UTR, ठीक है। ट्रांसलेशन किसका होगा, इसको बोलते हैं TR रीजन, यानी ट्रांसलेटेड रीजन, जिसमें mRNA की सूचना है, hRNA बना, स्प्लाइसिंग द्वारा mRNA बन गया था, ठीक है। और वो शुरू कहाँ से होगा, अब देखो हमको क्या पता चलेगा, आप बोलोगे कि शुरू कैसे होगा, हमको क्या पता, तो मैंने पहले ही बताया था AUG क्या है, प्रारंभिक कोडोन है। जैसे ही AUG जहाँ से आएगा ट्रांसलेशन वहीं से शुरू हो जाएगा। तो AUG जैसे जिस भी स्थान से रहेगा उसी AUG उसी स्थान पर होगा जहाँ से हमको ट्रांसलेशन की शुरुआत करनी है, तो यहाँ पर रहेगा। और फिर बोलोगे ख़त्म कैसे होगा, तो ख़त्म में मैंने बोला था ना 3 स्टॉप कोडोन है, तो तीनों में से कोई सा भी स्टॉप कोडोन यहाँ आ जाएगा और वो वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, और ये वाला रीजन क्या करता है, कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड, यानी प्रोटीन निर्माण की सूचना इसमें। अब देखो कैसे कैसे होती है वो अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ तक एक बार अच्छे से उतार लो। अब है इनिशिएशन। सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन में क्या होगा, बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आर फ्री। देखो अब ये क्या होगा, बोथ सब यूनिट क्या करेंगे, आर राइबोसोम के दोनों सब यूनिट एक साथ जुड़ जाएंगे, किससे, tRNA। देखो ये क्या है हमारा mRNA बेटा, ठीक है, और दोनों की दोनों राइबोसोम की ये यूनिट है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या जुड़ जाएगा, राइबोसोम। तो देखो ये हमारी राइबोसोम की यूनिट है और ये क्या है हमारा RNA। अब देखो ये दोनों कैसे जुड़ेंगे, ये तो राइबोसोम हो गया, ये क्या वो जुड़ गया, mRNA। इस हिस्से में क्या है, प्रोटीन निर्माण की सूचना है, इस प्रकार जुड़ गया, देखो ये बन गया। इसी को क्या बोलेंगे, 3S, यानी प्रोकैरियोटिक में किससे जुड़ेगा, 3S से, और यूकैरियोटिक में होता तो 40S से जुड़ जाता, 14S से जुड़ जाता, ठीक है। प्रोकैरियोटिक है तो राइबोसोम की स्मॉल यूनिट उसमें कितनी होती है प्रोकैरियोटिक में, 30S की। मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ राइबोसोम की, फिर आपको पता चल जाएगा 30 से ही क्यों जुड़ा, ठीक है। 2 जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो कौन से, एक तो है यूकैरियोटिक और एक है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में देखो 2 राइबोसोम कौन सा होता है, 70S का, और इसमें 80S का होता है, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी यूनिट होती हैं, 50S और 30S। 50S कितनी कितनी सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 28 और 5, 28S 5S, और ये 30S वाला 16S से। अब यूकैरियोटिक की बात करें, 80S का है, 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, कौन कौन सी, 60S और 40S से 80S का बनता है। 60S की भी फिर 3 यूनिट होती हैं, कौन कौन सी, 28S, 5.8S और 5S, और ये 18S, यहाँ क्या है 16S। तो यहाँ देखो 30S है, मतलब प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम है, और हम ट्रांसलेशन भी किसमें देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में, तो 30S से ही जुड़ेगा। mRNA सबसे पहले क्या हुआ, राइबोसोम की 30S यानी छोटी यूनिट से आके जुड़ गया, ठीक है।
और राइबोसोम से क्यों देखो एमआरएनए से राइबोसोम क्यों जुड़ा, क्योंकि एमआरएनए में क्या है, प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं। और प्रोटीन राइबोसोम से ही एमआरएनए क्यों जुड़ा, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन संश्लेषण करता है। दोनों बात क्लियर। अब आगे बढ़ो, देखो क्या बन गया, राइबोसोम एमआरएनए से जुड़ा तो क्या बन गया 3S एमआरएनए, 3S एमआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब क्या हुआ, इस स्थान पर आके कौन जुड़ेगा, टीआरएनए जुड़ेगा। देखो दोनों ये एमआरएनए है, इस पे आके क्या जुड़ा, टीआरएनए जुड़ा। अब क्या बन गया बताओ, देखो 30S एमआरएनए टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो टीआरएनए इज द बाइंड विथ 30S एमआरएनए कॉम्प्लेक्स, यानी इस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ता है। बिकॉज टीआरएनए रिकॉग्नाइज स्टार्टिंग कोडन एज। देखो टीआरएनए को हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि टीआरएनए ही तो यहाँ पर एयूजी को कोड करेगा, जो मैंने बोला यूटीआर से शुरू कहाँ से होगा, एयूजी से शुरू होगा। अब एयूजी की पहचान कौन करेगा, अपन थोड़ी जाएंगे वहाँ पहचान करने, कौन होगा, टीआरएनए। वो टीआरएनए एयूजी को आसानी से पढ़ लेगा, ठीक है, और वहीं से ट्रांसलेशन शुरू कर देगा, ठीक है। अटैच ऑफ लार्ज सब यूनिट, और लार्ज सब यूनिट से जुड़ जाता है फिर वो। अब देखो लार्ज सब यूनिट किस किस से मिलकर बनी होती है, उसमें पी साइट होती है, ए साइट होती है। देखो ये स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए और लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट 3 भागों में डिवाइड होती है वैसे तो, इसको बोलते हैं ए साइट, इसको बोलते हैं पी साइट, इसको बोलते हैं लास्ट वाले को ई साइट, ठीक है, PAEAPE, ठीक है। अब इस यहाँ तक उतार लें अब, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। अब है इलोंगेशन, ठीक है। देखो अब ये श्रृंखला, शुरुआत तो हमने कर दी, इनिशिएशन हो गया। अब इस श्रृंखला की क्या होगी, शुरुआत होगी, लंबी बढ़ेगी। अब इसको क्या बोलेंगे, इलोंगेशन। क्लियर बात, ठीक है। अब देखो इलोंगेशन में क्या होगा, इन दिस स्टेप एमिनो एसिड आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। देखो ये क्या हुआ हमारा, राइबोसोम की छोटी यूनिट, ये राइबोसोम की बड़ी यूनिट, ये क्या है एमआरएनए, ठीक है। अब देखो इस पर ये साइट और ये वाली साइट, इसको बोलेंगे ए साइट, इसको बोलेंगे पी साइट, इसको बोलेंगे ई साइट, ठीक है। तो देखो सबसे देखो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, टीआरएनए जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ। अब जैसे इस और एमआरएनए में क्या है, कोडॉन है कि नहीं है। अब ये टीआरएनए का एंटी कोडॉन वाला रीजन एमआरएनए पे टिका हुआ है, देखो ये टिक रहा गोल गोल सा, ठीक है, ये क्या है, टीआरएनए है, ठीक है। अब देखो ये पढ़ लेगा, अब वो उसको यहाँ पर सूचना भेजेगा कि देखो यहाँ पर 3' रीजन था, यहाँ 5', इस पर 3 कोडॉन लगे हुए थे कि नहीं थे, CCA। अब ये वाले कोडॉन यहाँ पर जाके छक जाएंगे। अब उसी कोडॉन का क्या होगा, टीआरएनए आएगा और एमिनो एसिड को लेके यहाँ पे आके आएगा। तो देखो एमिनो एसिड को ये ले आएगा A1 को, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इस पे, इस जगह, फिर इस जगह आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो अब इस जगह आ जाएगा, अब यहाँ पर जो सूचना है उसको पढ़ेगा, फिर दूसरी एमिनो एसिड लेके आएगा। अब देखो 2 एमिनो एसिड आएंगे और हमको एक जगह जोड़नी है, तो एमिनो एसिड देखो इस एमिनो एसिड का COOH बॉन्ड और इस एमिनो एसिड का NH बॉन्ड आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और दो देखो बहुत सारी एमिनो एसिड रहेंगी और एक साथ जुड़ना पड़ेगा उनको, क्योंकि हमको प्रोटीन निर्माण करना है, और प्रोटीन निर्माण ये थोड़ी एक अकेली का कर रहे हैं, बहुत सारी का कर रहे हैं, और सबको एक साथ जोड़ के रखना है, तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 2-4 टीआरएनए क्लोज एनफ ऑफ पी एंड ए साइट एंड लार्ज सब यूनिट आर बाउंड विद फॉर्मेशन। अब देखो पी और ए साइट क्या है, एक दूसरे के क्लोज नज़दीक स्थित हैं, ठीक है। अब देखते हैं, पहले एक सेकंड रुको, ए साइट पी साइट ई साइट, क्या हुआ, ए पी साइट और ए साइट क्या है, एक दूसरे के क्लोज स्थित हैं, ठीक है। और ध्यान रखना सबसे पहला जो टीआरएनए आके जुड़ेगा ना, वो किससे जुड़ेगा, पी साइट से आके जुड़ता है, और उसके बाद जितने भी टीआरएनए के जुड़ेंगे वो ए साइट से जुड़ेंगे। तो टीआरएनए की जुड़ने की शुरुआत किस साइड से होती है, क्वेश्चन नीट में आसानी से आ सकता है, तो पी साइड से, उसके बाद में सारे के सारे ए साइड से आके जुड़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, पेप्टाइडल ट्रांसफर RNA कैटालाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, सो राइबोसोम आल्सो एक्ट एज कैटालाइटिस, देखो कैटलिस्ट। अब देखो क्या होगा राइबोजाइम जो एंजाइम है,
ठीक है, वही क्या करेगा, इस पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए उसको कैटालाइट यानी उत्प्रेरक की तरह भी बोल सकते हैं। ठीक है। और 23S का राइबोजाइम किस में होगा, प्रोकैरियोटिक में, और 28S का यूकैरियोटिक में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, आप इसको याद रखना। पूछ लेता है प्रोकैरियोटिक में कौन सा प्रकार का राइबोजाइम होता है, तो 23S का होता है, और यूकैरियोटिक में 28S का होता है। ठीक है। अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, प्लेस ऑफ ए साइट एंड टीआरएनए ऑफ पी साइट बिकम पी साइट फ्री। अब देखो AUG सबसे पहले इस पे आया, अब देखो मिथ्योनिन यहाँ आ जाएगी प्रोटीन, फिर आगे बढ़ेगा। अब ए साइट ने किसको कोड किया, फेनिल को। ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब ए साइट और आगे बढ़ेगी, अब तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए साइट को खाली करना पड़ेगा, और उससे पहले हमको पी साइट को खाली करना पड़ेगा। तो पी साइट पर देखो, इस साइट पर मिथ्योनिन को सबसे पहले इधर भेजना पड़ेगा, तभी तो ये वाला यहाँ पाएगा। ठीक है, तभी तो हम इसको इसकी ए साइट पर और एमिनो एसिड हमको जोड़ना है, आगे बढ़ रहे तो और जोड़ने हैं, तभी तो उस पर आएगा, फ्री रहेगा तो ही तो जुड़ेगा। तो सबसे पहले पी साइट पर जो टीआरएन लोड था उसको सबसे पहले अनलोडिंग करेंगे, फिर जो ए साइट पर जितने में एमिनो एसिड थे वो क्या करेंगे, पी साइट पर उपस्थित COOH फ्री हो जाएगा इसका, इस COOH वाला साइट। अब जितने भी हैं ए साइट के एमिनो एसिड, ये पी के इस COOH वाली साइट के साथ क्या बना लेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या जुड़ जाएगा, A1 A2, दो एमिनो एसिड तो कम से कम आ ही जाएंगे, क्योंकि एक इसका और एक इसका, एक पी साइट का और ये ए साइट का। अब ए साइट फ्री हो गई, नहीं हो गई पूरी तरह। आप एक बार यहाँ से अच्छे से उतार लें, आगे डायग्राम है, डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ आएगा। और उतार लिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, राइबोसोम मूव टू नेक्स्ट कोडोन। अब देखो ए साइट भर गई, मैंने क्या बोला था बच्चा, सबसे पहले हमारी पी साइट को तो सबसे पहले हमने अनलोड कर दिया, देखो ये दिखा रहा है, अब बाहर निकालता दिखा रहा है, अनलोड करता दिखा रहा है। अब ए साइट पे हमारे देखो क्या क्या है, टीआरएनए अनलोड कर देंगे, क्योंकि टीआरएनए तो लेके आया है मेथिन को, मिथियोनिन को। ठीक है, अब टीआरएनए हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमको किसकी ज़रूरत है, केवल मिथियोनिन की। तो हमने मिथियोनिन को सबसे पहले ए टाइप पर ट्रांसफ़र कर लिया, बचा टीआरएनए इसको ई साइट के द्वारा क्या कर लिया, बाहर भेज दिया। अब पी साइट खाली, ए साइट पर एमिनो एसिड है। अब क्या करेंगे, जो एमिनो एसिड ए साइट पर है A1 और A2 कौन कौन से हैं, फेनिल है और मेथिल है। अब इसको किस पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, पी साइट पर, क्योंकि पी साइट रीड नहीं कर रही है हर बार। अब कौन करेगी, ए साइट। अब ए साइट आगे बढ़ेगी, फिर ए साइट आगे बढ़ेगी, तो देखो ये दोनों हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर लिए, फेनिल और मिथ्योनिन पी साइट पर। अब देखो ए साइट है इसकी, अब ए साइट आगे बढ़ी, अब इसने टीआरएनए ट्रिप्टोफैन TRP नया न्यूक्लिक एसिड कोड कर लिया कि नहीं कर लिया। अब देखो ट्रिप्टोफैन जुड़ जाएगा, फिर ट्रिप्टोफैन भी इस प्रकार इस साइड पे चला जाएगा। ठीक है, और फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पर इस प्रकार आता जाएगा। अब बताओ पी साइड पर बहुत लंबी श्रृंखला बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, प्रोटीन की बन जाएगी ना। तो हो गया, अगर प्रोटीन निर्माण नहीं हुआ, हो गया ना। तो हमने भी तो ये किया था, mRNA पे सूचना थी और वो कोडोन के रूप में सूचना थी। अब उसी कोडोन के माध्यम से टीआरएनए कोशिका द्रव से आ रहे थे और mRNA की साइड पे आके जुड़ रहे थे। अब वो टीआरएनए किसको लेके आ रहा था, टीआरएनए में किसकी सूचना थी, प्रोटीन की। अब प्रोटीन को क्या कर रहा था, वो टीआरएनए पकड़ पकड़ के लेके आ रहा था और पी साइट पर बांध रहा था। ठीक है, सबसे पहले पी साइट पर बांधा, अब जैसे ही पकड़ के लेके आया तो टीआरएनए को पी साइट पे छोड़ा और खुद अनलोड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, देखो डायग्राम में हो रहा है, ये हो रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, अनलोड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बाहर की ओर चिन्ह भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, ध्यान से देखो, बाहर की ओर का चिन्ह है इसमें, देखो ये रहा अनलोड करने का। और देखो लंबी श्रृंखला बन गई। अब इन लंबी श्रृंखला को पी साइड पर अनलोड किया और इस प्रकार करते जाएंगे, प्रोटीन की लंबी श्रृंखला बन जाएगी। और यही तो हमारा उद्देश्य था, प्रोटीन का निर्माण करना। हो गएगा नहीं हो गया। अब एक बार आप यहाँ तक आराम से उतार लो, कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना, नहीं हो समस्या तो भी कर देना, क्योंकि ट्रांसलेशन जैसे समझ आया तो बता देना, अगर नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो बना देंगे अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरा। ठीक है, नहीं आता है तो एक एक दो बार और चला के देखना, नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं कर दूँ। अब आगे बढ़ते हैं, अब है टर्मिनेशन। अब क्या करेंगे, जैसे हमारे बताओ यूँ था, देखो
कुछ हुआ यूँ था कि mRNA की इस प्रकार की पूरी पूरी लंबी साइड थी, इस बस देखो mRNA इतना लंबा था, हमको केवल इस भाग का क्या करना था, ट्रांसलेशन करना था। तो देखो जिसका नहीं ट्रांसलेशन करना है वो क्या हुआ है, यूटीआर क्षेत्र, इधर भी यूटीआर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन रीजन, टीआर बोल देंगे इसको। इसका हमने पूरी की पूरी सूचना जैसे ही खत्म हो जाएंगी तो देखो समाप्ति यानी टर्मिनेशन कैसे हो जाएगा इसका, वो देखते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था, स्टॉप कोड आना जाएंगे, फिर भी देख लो टर्मिनेशन क्या होगा मन शांति के लिए। व्हेन राइबोसोम ए साइट रीच टू स्टॉप कोडॉन यूएए, यूएजी या यूजीए, अब बताओ है कि नहीं, जब राइबोसोम की ए साइट चलती जाएगी, जब सारे के सारे बन जाएंगे तो खुद ही किस पे पहुंच जाएगी, अंतिम पे तो पहुंचेगी, और अंतिम कौन होगा, यूएए, यूएजी या यूजीए, ठीक है। और यहीं पर क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है। या फिर ये नहीं मिले तो दूसरा क्या मिल सकता है, रिलीजिंग फैक्टर बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसके कारण भी क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। अब बताओ लंबी की लंबी प्रोटीन की श्रृंखला का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताओ। हो गया ना, जितने यहाँ पर कोड लिखे हुए थे उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी प्रोटीन आ गई, ये तो हमारा उद्देश्य था। और ये तो अब बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करेंगे नहीं करेंगे, हाँ या ना, ठीक है। आप एक बार इसको अच्छे से उतार लें फिर आगे बढ़ते हैं। अब है रेगुलेशन ऑफ जीन, यानी इस ट्रांसलेशन को हम कहाँ कहाँ पर रोक सकते हैं, वही क्या है, रेगुलेशन, यानी हम कैसे इसको रेगुलेशन कर सकते हैं। हमको जैसे मान लो मिथ्योनिन तक ही चाहिए था, वैसे फिर कैसे स्टॉप करेंगे बीच में इसको, तो वो है क्या, रेगुलेशन, ठीक है। पढ़ लो एक बार ध्यान से। तो देखो इट इज़ द मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। रेगुलेटर और जीन इज कंसिडर्ड दैट जीन एक्सप्रेसिंग रिजल्टिंग इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। यानी एक्सप्रेस के द्वारा पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होगा, किसके द्वारा, रेगुलेशन के द्वारा। अब देखो कैसे कैसे रेगुलेट होता है, प्रोकैरियोटिक में कैसे रेगुलेट होगा बेटा, प्रोकैरियोटिक में दो जगह इसको रेगुलेट कर सकते हैं, दो जगह हम रोक सकते हैं, या तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रोक सकते हैं या ट्रांसलेशन लेवल पर रोक सकते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक में इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोटिक में कहाँ कहाँ रोक सकते हैं, 4 लेवल पर रोक सकते हैं, ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक में 2 लेवल पर और यूकैरियोटिक में 4 लेवल पर। यूकैरियोटिक में कौन कौन सी जगह रोकेंगे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रोक देंगे, ये तो वहाँ पे भी रोक रहे थे, और दूसरा ट्रांसलेशन लेवल पर रोक देंगे, ये तो उसमें भी कर रहे थे। अलग कहाँ कहाँ रोकेंगे, देखो प्रोसेसिंग लेवल पर, ठीक है। यानी स्प्लाइसिंग करते टाइम हम इसको बंद कर सकते हैं, चाहे तो हम स्प्लाइसिंग कराएं नहीं तो नहीं करवाएं, चाहे तो वहाँ पर हो रहा था ना mRNA बन रहा था तो केपिंग टेलिंग करवा रहे थे, चाहे तो करवाएं नहीं तो नहीं करवाएं, हमारी मर्जी होगी तब करवाएंगे, तो रोक सकते नहीं रोक सकते। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन लेवल, जब mRNA से, जब जो न्यूक्लियोटाइड हैं जब कोशिका द्रव से कहाँ आ रहे हो, mRNA पर जुड़ने आ रहे हो, तब हम रोक सकते हैं। हम कोशिका द्रव में वो उपलब्धि नहीं कराएंगे, नए न्यूक्लियोटाइड हटा देंगे सारी कोशिका द्रव को, अब बता कैसे होगा। तो ये 3 जगह, प्रोकैरियोटिक में 2 जगह और यूकैरियोटिक में 3 जगह ट्रांसक्रिप्शन को रोका जा सकता है, वही क्या है, रेगुलेशन ऑफ जीन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब पढ़ते हैं ओपेरॉन मॉडल, ठीक है। ओपेरॉन मॉडल के लिए पढ़ लेते हैं, देखो क्या क्या है। स्ट्रक्चर जीन क्या होती हैं, स्ट्रक्चर जीन डीएनए का वो सेगमेंट होता है जिसमें प्रोटीन निर्माण की सूचना होती है, जो मैं आगे आपको ट्रांसक्रिप्शन में भी बता चुका हूँ इस बात को। और इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो ग्लाइकोसाइड क्या करता है, ग्लाइकोसाइडेज क्या करता है बेटा, सिंथेसिस करता है। इसमें किसमें, प्रोकैरियोटिक में क्या, देखो गैलेक्टोज को किस में तोड़ देता, गैलेक्टोज को किस में तोड़ता है, लैक्टोज में और ग्लूकोज में तोड़ देता है गैलेक्टोज, ये बात होती है, ठीक है। और उसको गैलेक्टोज माध्यम में जैसे वृद्धि कराओगे वो ज़्यादा वृद्धि करने लगेगा, दूसरे में कराओगे वो दूसरे में वृद्धि करने लगेगा, जैसे ग्लूकोज वाले माध्यम में वृद्धि कराओगे वो बीटा गैलेक्टोज के द्वारा किस किस को तोड़ देगा, किसको तोड़ेगा बताओ, बीटा गैलेक्टोज के द्वारा गैलेक्टोज को तोड़ेगा, और किस किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में तोड़ेगा, लैक्टोज में तोड़ेगा गैलेक्टोज को,
गैलेक्टोज को लैक्टोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा। ठीक है, किसके द्वारा? बेटा गैलेक्टोज के द्वारा। ठीक है, ये है रेगुलेशन। यानी अब देखो, इसको तोड़ने को हम रोक भी सकते हैं और नहीं, देखो कैसे कैसे रोकेंगे वो आपको लेक ओपरन मॉडल में आपको एकदम अच्छे से समझाएंगे कि इनको बीट इकोलाई बीटा गैलेक्टोज के द्वारा गैलेक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में तोड़ रहा था, तो हम इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर जीन। स्ट्रक्चर जीन क्या है? डीएनए का वह सेगमेंट है जिसमें प्रोटीन निर्माण की सूचना होती है। रेगुलेटर जीन क्या होती है? इट इज़ द देखो प्रोडक्ट रिप्रेसर प्रोटीन। देखो ठीक है, ये क्या करती है? रेगुलेटर जीन रिप्रेस कर देती है किसको? रिप्रेसर प्रोटीन को। देखो रिप्रेसर प्रोटीन का रेगुलेटर निर्माण करती है। रेगुलेटर जीन क्या करती है? रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करती है जो ऑपरेटर से जाके जुड़ जाती है। अब जैसे ऑपरेटर से जाके जुड़ेंगी लेक ऑपरेशन चालू हो जाएगा या बंद हो जाएगा, अब वो आगे देखेंगे। ठीक है, फिर है प्रोमोटर जीन। बाइंड टू साइट ऑफ एमआरएनए। देखो प्रोमोटर जीन क्या करेंगी? एमआरएनए पर जाके जुड़ जाएंगी, उस जैसे जुड़ेंगी ट्रांसक्रिप्शन चालू कर देंगी या बंद कर देंगी। ठीक है, ऑपरेटर जीन क्या है? ऑपरेटर रेगुलेट क्या करती हैं? किसको रेगुलेट किसको करती हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन को करती हैं। और कहाँ देखो, ये मान लो हमारा एमआरएनए, आपको ऐसे समझ आएगा। हमने बाहर से क्या डाला? रेगुलेटर जीन डाला। रेगुलेटर जीन डाला, फिर क्या है यहाँ पर? क्या है? प्रोमोटर है। फिर क्या है यहाँ पर? ऑपरेटर। यहाँ पर क्या है? स्ट्रक्चर जीन, जिनका अब इस रीजन क्या बोल रहे थे आप? यूटीआर बोल रहे थे ना इसको, जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, टीआर रीजन। देखो रेगुलेटर, बाहर से हम कोई पदार्थ डालेंगे तभी तो आरएनए प्राइमर डाल रहे थे कि नहीं डाल रहे थे, वो सब डालेंगे तभी तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा। अब वो किससे आगे जुड़ेगा? सबसे पहले रिप्रेसर, किससे? ऑपरेटर से। अब मान लो रिप्रेसर कैसा हुआ? रिप्रेसर हुआ तो ये बंद कर देगा, प्रोमोटर हुआ तो ये फिर से चालू कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को। वो कैसे चालू बंद करता है वो आगे देखते हैं। अब यहाँ तक आप एक बार अच्छे से उतार लो, आपको ये समझना आ जाना चाहिए रेगुलेटर क्या होता है? जो रिप्रेसर का निर्माण करता है। प्रोमोटर क्या होता है? जो क्या करता है? एमआरएनए को उसकी बाइंडिंग साइट पर जोड़ता है। और ऑपरेटर क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन को चालू या बंद करता है। जो सबसे पहले स्ट्रक्चर जीन यानी टीआर रीजन के जस्ट पहले होगा वो कौन होगा? ऑपरेटर होगा, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अभी उतार लो। अब है ओपेरॉन मॉडल, इसकी शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास में।